देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पावर जनरेशन की, जिसमें कहते हैं पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ को कार्य करने की क्षमता प्रदान करे ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। शक्ति के उत्पादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये सब हम जब जानते हैं। ऊर्जा के मुख्य रूप दो स्रोत हैं, एक है गैर परंपरागत और एक ऊर्जा स्रोत, दूसरा है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक। इन स्रोतों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। जैसे गैर परंपरागत स्रोतों का ऊर्जा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स और दूसरा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। और जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हैं, जितने भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हैं वो क्या है? भूतापीय, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और ज्वार ऊर्जा। और क्या कहते हैं, और जितने भी परंपरागत ऊर्जा होते हैं कौन कौन से हैं? कोल, नेचुरल गैस और नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? गैर परंपरागत स्रोत निम्न प्रकार के होते हैं। अब पहले हम गैर परंपरागत को बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा जानेंगे, देखो हम सबसे पहले जानेंगे सोलर ऊर्जा के बारे में। थर्मल। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलो ये देख लेते हैं सबसे गैर ऊर्जा के स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो वो क्या होता है? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत निम्न प्रकार के हैं। जैसे सबसे पहले भूतापीय। सबसे पहला कौन सा है? भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो पृथ्वी के अंदर धरती की सतह से काफ़ी नीचे, लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे दबी रहती है। ठीक है। इसमें क्या होता है? भूतापीय ऊर्जा का उपयोग केवल वहीं संभव है जहाँ यह धरती के काफ़ी निकट उपलब्ध है। ज्वालामुखी या भूकंप वाले क्षेत्रों में यह ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है। भूतापीय ऊर्जा के स्रोत निम्न प्रकार हैं: हाइड्रोथर्मल, जियो प्रेशर और पेट्रोथर्मल। ठीक है। हाइड्रोथर्मल मतलब जो पानी, मतलब पहले पानी को गर्म करेंगे, फिर उससे क्या कहते हैं, ऊर्जा को बनाएंगे। जियो थर्मल में क्या, नीचे से ही लावा निकलेगा और उसे, और पेट्रो मतलब उसे क्या कहते हैं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थों के थ्रू निकाल के उसको स्टीम बनाएंगे, फिर उससे ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, तो उसे क्या कहते हैं? पेट्रोथर्मल। इस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग भाप टर्बाइनों को चलाने में किया जाता है। ठीक है। इससे पर्यावरण को हानि अत्यंत कम होती है और इसका उपयोग से जीवाश्म ईंधन भी सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है। केवल ठीक है। उसके बाद देखते हैं हाइड्रो ऊर्जा, मतलब हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है? उच्चतम स्थानों पर जल की स्थिति ऊर्जा को उपयोग कर विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। ठीक है। जहाँ पर जल की उपलब्धता बहुत अधिक होती है वहाँ जल शक्ति बहुत किफ़ायती होती है। यद्यपि अन्य प्रकार की शक्ति गिरोह की तुलना में जल वैद्युत शक्ति गिरोह का प्रारंभिक लागत मूल्य अधिक होता है, परंतु इनकी क्रियान्वयन लागत कम होती है। ठीक। जल की ऊंचाई के तल से नीचे गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। इस गतिज ऊर्जा को पानी की टरबाइनों को चलाकर व जनरेटर को युग्म कर विद्युत उत्पादन की जाती है। गतिज ऊर्जा का बड़ा अंश टरबाइनों को प्रदान किया जाता है, जो इसे घूर्णन ऊर्जा में बदलने में बाध्य कर देता है। पानी की टरबाइन तेज़ गति से घूमकर उनके साथ जुड़े विद्युत जनरेटरों को, रोटर को घुमाती हैं, और ये रोटर शक्तिशाली विद्युत चुम्बकों के क्षेत्र में घूमकर रोटरों में लगी कुंडलियों में प्रेरित विद्युत उत्पन्न करते हैं, जिसे स्लिप रिंग पर प्राप्त कर तारों द्वारा विभिन्न स्थानों से संचालित किया जाता है, जिसके उपयोग बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखों, विद्युत मोटर आदि चलाने में करते हैं। इस ऊर्जा को जल शक्ति से प्राप्त करते हैं, इसे इसलिए हाइडल पावर भी कहते हैं। पवन ऊर्जा मतलब विंड, यानी कि विंड एनर्जी, यानी जो ऊर्जा हवा से प्राप्त होती है। करते हैं हम पवन ऊर्जा की। पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में करते हैं, हम सब जानते हैं। ठीक है। यह ऊर्जा एक अप्रत्यक्ष, मतलब क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष है, मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म है। ठीक है। इनडायरेक्ट फॉर्म क्योंकि पहले ऊर्जा लेंगे, ऊर्जा से हम जनरेटर को घुमाएंगे। ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, फिर ऊर्जा से हम पहले गियर बॉक्स को घुमाएंगे, गियर बॉक्स से फिर हम जनरेटर को घुमाएंगे, जनरेटर को घुमा के फिर हम ऊर्जा को उत्पादन कर लेंगे, जिससे पवन यानी हवा के चलने का से जनरेटर घूमता है तथा ऊर्जा का उत्पादन होता है। अमेरिका जैसे समृद्ध राष्ट्र में पवन ऊर्जा का उपयोग जैसे सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि प्राकृतिक स्रोत है। नासा के अध्ययन के अनुसार अमेरिका में प्रतिवर्ष 1.28 ट्रिलियन किलोवाट आवर ऊर्जा का उत्पादन पवन ऊर्जा से किया जाता है। ठीक है। भारत में भी धीरे धीरे इसका उपयोग बढ़ा है। साउदर्न जो नीचे सदर्न एरिया हैं वहाँ पर इनका सबसे ज़्यादा उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। पवन चक्की का उपयोग विभिन्न देशों जैसे डेनमार्क, चाइना, यूरोप, न्यूजीलैंड आदि में किया जाता है। भारत में भी पवन ऊर्जा का उपयोग विभिन्न राज्यों में किया जाता है। भारत की पश्चिमी राजस्थान को पवन ऊर्जा का मुख्य केंद्र माना जाता है। इन क्षेत्रों में कम, मध्यम तथा बड़े आकार की पवन चक्कियों का उपयोग
किया जाता है तथा उनसे उसी अनुपात में ऊर्जा प्राप्त की जाती है। समझे बात को इतना। अब आता है सोलर एनर्जी क्या होती है। सोलर में जो सूरज से प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी कहते हैं। अपरंपरागत स्रोत में सौर ऊर्जा बहुत ही उपयोगी स्रोत है, क्योंकि इस ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। वह सूर्य का प्रकाश सभी जगह उपलब्ध होता है। यह कभी न ख़त्म होने वाला प्रदूषण रहित स्रोत है। जैसे सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा में रूपांतरित होती हैं, जैसे ऊष्मा तथा विद्युत इत्यादि। सौर शक्ति वातावरण की विभिन्न समस्याओं का समाप्त करती हैं, जो कि जीवाश्म ईंधन तथा नाभिकीय शक्ति के द्वारा होता है। सूर्य के द्वारा ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में विसर्जित होती है। सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा होती है विद्युत तरंग के रूप में विसर्जित होती है, जिनमें से 99% तरंग 0.2 से 400 माइक्रो एंगस्ट्रॉम की होती हैं। पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में पहुंचने वाली सौर ऊर्जा 80% पराबैंगनी विकिरणें। इन पराबैंगनी विकिरणों की तरंगदैर्ध्य 0.39 माइक्रोमीटर से कम होती है तथा 46% लाइट होती है। 46% क्या होती है, लाइट। 46% अवरक्त किरणें होती हैं। इन अवरक्त विकिरणों में तरंगदैर्ध्य 0.78 से भी ज़्यादा होती है। वह जो हमें विजिबल लाइट होती है 0.39 से 0.78 यानी कि 3900 से 7800 क्या कहते हैं एंगस्ट्रॉम की बीच की लाइटें होती हैं, ये सब है। ठीक है, माइक्रो एंगस्ट्रॉम की हम कहेंगे। ठीक। अब आता है बायोगैस एनर्जी। बायोगैस क्या होता है। बायोगैस एक सस्ता, स्वच्छ और सुलभ ईंधन है, जो कि मानव तथा जानवर के मलमूत्र तथा कई प्रकार की वनस्पतियों को वायु तथा सूर्य की रोशनी की अनुपस्थिति में सड़ाकर पैदा किया जाता है। बायोगैस में लगभग 70% मीथेन गैस होती है, जो कि अत्यंत ज्वलनशील होती है। अर्थात यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, जिसे घर में भी सरलता से बायोगैस संयंत्र लगाकर पैदा किया जा सकता है। ठीक है, तथा प्राप्त ऊर्जा को कई जगह उपयोग किया जा सकता है। सरल भाषा में इसे गोबर गैस भी कहते हैं। बायो संयंत्र को ज़मीन के अंदर भी लगा सकते हैं, ताकि संयंत्र पर सर्दी गर्मी का कोई प्रभाव ना पड़े। संयंत्र के अंदर 30 से 35% डिग्री तापमान रखा जाता है। बायोगैस की अपेक्षित घनत्व लगभग 0.90 होता है। ठीक है। अब आता है टीडल। टीडल किसे कहते हैं। समुद्र में यानी कि ज्वार ऊर्जा। समुद्र में समुद्री जल का लहरों का उठना और लहरों का समुद्र में वापस जाना ज्वार भाटा कहलाता है। इससे उत्पन्न ऊर्जा ज्वार ऊर्जा कहलाती है। यह क्रिया सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होती है। अब आता है परंपरागत स्रोत, जैसे कोयला हो गया। कोयला जीवाश्म ईंधन का एक प्रकार है। भारत में बहुत से देशों में कोयला ऊर्जा प्राप्ति के महत्वपूर्ण स्रोत है। कोयला उसकी गुणवत्ता के आधार पर 4 प्रकार में बिटुमेनाइज, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट कोयला। ठीक है। इसमें सबसे अच्छी गुणवत्ता का कोयला कौन सा होता है। एंथ्रासाइट कोयला सबसे क्या होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। इसमें मतलब जो है कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसमें की सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे ख़राब होता है पीट कोयला। सबसे ख़राब होता है पीट, जो लगभग राख के रूप में होता है। भारत में पाए जाने वाले निम्न सल्फर 0.32 0.9% उच्च व 30 से 50% की मात्रा उच्च राख की होती है। उसमें मान का औसत मान 4000 से 5000 किलो कैलोरी पर किलोग्राम के मध्य रहता है। वनस्पति पदार्थों से बने जीवाश्म ईंधन में पीट प्रथम स्टेज का कोयला है। इस कोयले में आर्द्रता का प्रतिशत अधिक तथा कार्बन का कम है, लगभग 15 से 20% पाया जाता है। यह शक्ति संयंत्रों के लिए उपयोगी नहीं है। इस कोयले का कैलोरीफिक मान लगभग 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। भूरा कोयले में आर्द्रता लगभग 30 से 50% होती है तथा कार्बन लगभग 20 से 40% तक होता है। जब यह हवा के संपर्क में आता है तो इसकी आर्द्रता काफ़ी कम हो जाती है। इस कोयले को भूरे कोयले को चूर्णित के रूप में विद्युत ऊर्जा में उत्पादन में काम में ले सकते हैं। इसका कैलोरीफिक मान लगभग 20,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। औद्योगिक स्तर पर इसका उपयोग बॉयलरों को गर्म करने में किया जाता है। चारकोल यानी कि बिटुमेनाइज, ये बिटुमेंस। ठीक है।
बिटुमिनस कोयले का वह स्वरूप ज़्यादातर उपयोग में किया जाता है। यह कोयला मुख्यतः सभी कार्यों के उपयोग में किया जाता है। इसमें आर्द्रता बहुत कम होती है तथा कार्बन लगभग 60 से 80% होता है। सेमी बिटुमिनस चारकोल तथा एंथ्रेसाइट के बीच के गुण का कोयला जो शक्ति के संयंत्रों में मुख्य रूप में काम में लाया जाता है। इसका कैलोरीफिक मान लगभग 27,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। एंथ्रेसाइट कोयला बहुत कठोर होता है तथा इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसका चूर्णित करना कठिन है। इसका कैलोरीफिक मान लगभग 30,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है। ठीक है, तो हम क्या बिटुमिनस क्या होता है सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक मान कितना सबसे ज़्यादा होता है एंथ्रेसाइट में। लिग्नाइट भूरा कोयला होता है। ठीक, ये ज़्यादा मतलब पीट कोयला बिल्कुल राख की तरह होता है। लिग्नाइट कोयले में क्या है, भूरा कोयला होता है, इसमें मतलब कार्बन कितना होता है 20 से 40% होता है और 20,000 किलो जूल उसकी क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो हमारे अधिकतर जो लोग यूज करते हैं, हम लोग बिटुमिनाइज करते हैं पावर प्लांट में एंथ्रेसाइट होता है। पीट कोयला यूज कहीं नहीं होता है। लिग्नाइट भी कहीं कहीं जहाँ नहीं मिलता वहाँ पे लिग्नाइट को यूज कर लिया जाता है। अब देखते हैं प्राकृतिक गैस व तेल। विश्व की 40% ऊर्जा का उत्पादन विश्व की 40% ऊर्जा का आवश्यकता तेल द्वारा पूर्ण की जा सकती है। तेल की बढ़ती कीमतें एक समस्या पैदा कर रही हैं। हमारा देश पेट्रोलियम भंडार में समृद्ध नहीं है। जहां प्राकृतिक तेल मिल रहा है वे क्षेत्र हैं आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, कच्छ और पश्चिमी समुद्री तट क्षेत्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व केरल। आसानी से ट्रांसपोर्ट किए जा सकने के कारण तेल अत्यंत उपयोगी जीवाश्म ईंधन है। हम प्रतिवर्ष 3 गीगाटन तेल काम में लेते हैं। विश्व में तेल के प्रमाणित भंडार का लगभग 88.4 गीगाटन के बराबर है। हम प्रतिवर्ष 6 गीगाटन की दर से नए भंडार का पता लगा रहे हैं। तेल की अपेक्षा प्राकृतिक गैस अधिक लंबे समय तक चलने की संभावना है। अब तक हम गैस के ज्ञात भंडारों को 40% उपयोग ला चुके हैं। गैस ईंधन 2 प्रकार के हैं। कौन सा? गैस एक निश्चित संगठन है जैसे एसिटिलीन, इथिलीन, मीथेन आदि। दूसरा औद्योगिक गैस जैसे प्रोड्यूसर गैस, कोक, ओवन गैस, वाटर गैस, ब्लास्ट फर्नेस आदि। नाभिक ऊर्जा में क्या आता है? भारी और स्थिर नाभिक जैसे यूरेनियम, थोरियम और कृत्रिम अवयव जैसे प्लूटोनियम के नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया से उच्च मात्रा में तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। इतने छोटे से नाभिक से इतनी अधिक ऊर्जा प्राप्त होने के कारण यह ऊर्जा स्रोत अत्यधिक प्रचलित है। 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 को संपूर्ण नाभिक विखंडन अभिक्रिया से निकली ऊर्जा 4500 टन उच्च गुणवत्ता वाले कोयले से निकली ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम को जलाओगे तो वो 4500 टन के कोयले के बराबर होगा। यद्यपि उच्च लागत मूल्य, कच्चे माल की सीमित उपलब्धता व रेडियो एक्टिव पदार्थ का निस्तारण नाभिक ऊर्जा स्रोत के लिए सबसे अधिक जटिल समस्या है। ठीक है, ये इसका आपका मेन ये हुआ टॉपिक, और अगला चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।